हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 37। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट करता हूँ जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, शाम के 4:52 बजने पर घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा बनाए गए दो कोणों में से छोटा कोण कितने डिग्री का होगा। यहाँ पर आपको घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है ये आपको निकालना है। तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, जब आपको एंगल निकालने के लिए बोल दिया जाए। इसका फॉर्मूला होता है 30h - 11/2m। h का मतलब होता है घंटा, m का मतलब होता है मिनट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। h का मतलब घंटा और m का मतलब मिनट है। ये 30 का 30 हो जाएगा। और टाइमिंग दिया हुआ आपको 4:52। तो 4 जो है हमारा घंटा है और 52 जो है वो मिनट है। तो हम यहाँ पर ही 30 में 4 से गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा और इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 26 हो जाएगा। ठीक है, अब हम 120 - 26 को हम 11 से गुना करेंगे तो 286 आ जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो मेरा 6, 8 में से 2 गया 6, 1 यानी 166 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा हो तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बने कोण का मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले प्रश्न में आपको मैंने एंगल बता दिया है कैसे निकलता है। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से फार्मूला लिखिए। मैंने आपको जो अभी फार्मूला लिखाया है उस फार्मूले के सहायता से आप घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने कोण को आसानी से निकाल सकते हैं। तो खुद से ट्राई कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैं क्वेश्चन को बताने वाला हूँ। टाइमिंग आपको दिया हुआ 5:49 में। तो एंगल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया अभी, थीटा बराबर होता है 30h - 11/2m। तो ये 30 का 30 हो जाएगा, मेरा घंटा वाला हो जाएगा 5 - 11 × 49 डिवाइड बाई 2। 30 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। उसके बाद इसमें गुना करना है 49 में 11 से गुना करना है। तो हम गुना करते हैं तो ये 49 ये 49 तो ये 9 9 4 13 4 1 5 539 आ जा रहा है डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये मेरा 150 का 150 हो जाएगा। ये 539 था डिवाइड बाई 2। ये 150 का 150 रहेगा, माइनस भाग देंगे 2 दूनी 4 2 6 12 2 9 18 2 5 10। अब इसको माइनस करेंगे तो 0.5 का 0.5 रहेगा, 9 में से 0 जाएगा 9, 6 में से 5 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1 यानी 119.5। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, घड़ी में मिनट की सुई 1 घंटे में मिनट आगे बढ़ती है, कितना बढ़ता है ये आपको बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 घंटे में और 1 मिनट में, ये दोनों के बीच में गैपिंग हमेशा होता है 55 मिनट का। ठीक है, यानी 55 मिनट हमेशा आगे रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे।
मैंने अभी आपको क्या बताया है कि 1 घंटे की सुई, ठीक है, 1 घंटा वाला हो जाएगा और 1 मिनट वाला हो जाएगा। तो कितना आगे होगा, तो क्योंकि 1 घंटा में होता है 60 मिनट होता है, और ये लास्ट का 5 मिनट जो होता है ना, ये इसी से आगे रहता है, यानी 55 मिनट टोटल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए चित्र विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो LATE शब्द का दर्पण प्रतिबिंब बताना। यहाँ पर आपका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो ये LATE दर्पण प्रतिबिंब का मतलब इसको हम इस प्रकार से रखते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, राइट और लेफ्ट होता है, ठीक है। राइट वाले वस्तु कहाँ चले जाते हैं, लेफ्ट में, और लेफ्ट वाले वस्तु कहाँ चले जाते हैं, राइट में चले जाते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि जो दर्पण के जितना नज़दीक होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही नज़दीक बनता है, जो जितना दूर रहता है उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। ये दर्पण से काफ़ी दूर है, इसका मतलब है कि दूर बनेगा, ये दर्पण के काफ़ी नज़दीक है, तो ये सबसे नज़दीक बनेगा, ठीक है। तो ई हमारा है, तो ई बदल जाएगा, ई हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखना है हमको, ठीक है। तो ये तो दूर चला गया, तो ये तो होगा नहीं, ये सेम का सेम है तो होगा नहीं, ये हमारा अभी तक तो ठीक है। उसके बाद ये टी है, तो यहाँ पर टी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये टी ऊपर था तो नीचे आ गया, तो ये गलत है, ऊपर नीचे नहीं होता, यानी ये हमारा गलत हो गया। ये वाला बॉक्स नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनें। नीचे दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनना। यदि दर्पण ऐसे रखा रहता है, अगर दर्पण इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है, वर्टिकल, तो ये राइट और लेफ्ट होता है। लेकिन दर्पण यदि आपको ऐसे रखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको जल प्रतिबिंब बताना है, ठीक है। जब दर्पण हॉरिजॉन्टल रखा जाता है तो वो हमेशा दर्पण जो होता है वो जल प्रतिबिंब यानी टॉप और बॉटम हो जाता है, ऊपर नीचे में चेंजिंग होता है। तो यहाँ पर आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो ये हमारा राइट साइड में है, तो राइट साइड में रहेगा, लेकिन ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये नीचे आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए ये दोनों तरफ सेम है तो होगा नहीं, ये भी दोनों तरफ सेम है तो होगा नहीं, और ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर है नहीं, ये वाला में, यानी बॉक्स नंबर ए हमारा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न चित्रों में वर्गों की संख्या काउंटिंग करना है। तो मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ कि जब भी आपसे वर्ग की संख्या पूछे तो आप एक बार हॉरिजॉन्टल नंबर लिखें और एक बार वर्टिकल नंबर लिखें। पहले इसमें से मैं छोटा वाला काउंटिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, यानी टोटल मेरे पास 5 वर्ग अभी हमको मिल चुका है, ठीक है। अब इसमें नंबर 1 2 3, ये 2 3, तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा, एक हमारा 1 बच गया। तो 9 4 13, 13 1 14, 14 5 19, टोटल हमारे पास वर्ग कितना हो गया, 19 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं, सेम उसी प्रकार से हैं। जिसमें वर्ग हम क्या बताएं, पहले छोटा वाला काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल मेरे पास कितना है, टोटल मेरे पास 8 हो गया। अब इसमें नंबर देते हैं 1 2 3 4, उसी प्रकार से 2 3 4, तो 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, तो 16 4 20, 20 और 9 29, 29 1 30, ये 8 में जोड़ना है, 30 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, कथन आपको दिया हुआ है, निष्कर्ष आपको दिया हुआ है। तो इस प्रकार को क्वेश्चन को जब भी आपसे कथन और निष्कर्ष दिया रहे तो
तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करते हैं। इसमें 3 कॉन्सेप्ट होता है। यदि आप लोग वो 3 कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आप कोई भी कथन और निष्कर्ष को वेन डायग्राम के माध्यम से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा सभी, ठीक है, क्या है, सभी वाले कॉन्सेप्ट है। तो सभी में क्या होता है, एक छोटा मतलब कि ये हमारा ए है, ए जो है वो बड़े सर्किल अंदर बी के आगे, इसका मतलब है कि ये हमारा ए हो गया। इसमें क्या हो गया कि ए सभी बी है, ए सभी बी है, मतलब ए जो है वो बड़ा के अंदर आएगा, अब बी जो हो जाएगा वो बी ए में थोड़ा सा पार्ट हुआ। इसका मतलब है कि इसका निष्कर्ष हुआ कि ए सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है, मतलब ये सभी सही हो गया। और ये बोल रहा है बी जो होगा कि कुछ बी जो है कुछ बी ए है, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि छोटे वाला पार्ट बड़े के अंदर आ जाएगा, इसका मतलब ये सभी हो जाएगा। अब बड़ा वाला पार्ट जो होता है वो छोटा के अंदर थोड़ा सा कहीं ना कहीं जगह छेक लेता है, ये कुछ के लिए हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। दूसरा क्या होता है, कुछ वाले, ठीक है। तो कुछ का कंडीशन क्या होता है कि 2 सर्किल होंगे, वो इस प्रकार से काटेंगे, ठीक है। और तीसरा होता है कोई नहीं। तीसरा क्या होता है, कोई नहीं में सर्किल 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितना भी हो, सभी सर्किल क्या होंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो अब मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। इसमें पहला है कि सभी फ्रेम पैनल है। अब यहाँ पे देखिए सभी वाला आ गया, इसका मतलब एक छोटा सा, तो ये सभी फ्रेम है, क्या बना हुआ, पैनल हो गया, ठीक है। उसके बाद बोला कोई पैनल स्क्रीन नहीं है, तो स्क्रीन नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये वाला इससे अलग हो जाना चाहिए। आप पढ़ते हैं निष्कर्ष, कुछ फ्रेम स्क्रीन है, फ्रेम यहाँ है, स्क्रीन यहाँ है, कोई मैचिंग नहीं है, गलत हो गया। कोई स्क्रीन पैनल नहीं है, स्क्रीन यहाँ है, पैनल यहाँ, कोई नहीं है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि मेरा केवल 2 पालन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कोई गिटार वायलिन नहीं है। नहीं वाला मैंने क्या बताया है कि दोनों सर्किल को अलग बनाएंगे, ठीक है। कोई ये G4 गिटार हो गया, V4 वायलिन हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ कथन कि सभी वायलिन तार है, तो ये जितना सभी वाला में से आएगा तार हो गया। उसके बाद है कोई तार धातु नहीं है, तो सिर्फ इसके लिए बोला है, इसका मतलब है कि हमको दूर बनाना है धातु वाला, तो धातु यहाँ बन जाएगा, वो सिर्फ इससे है, ठीक है, कोई नहीं वाला में। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। बोला है कि सभी तार के वायलिन होने की संभावना है। ये जितना भी तार है सभी तार के वायलिन होने की संभावना है। कभी ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि तार जो है वो हमेशा बड़ा है इससे, तो कभी नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। कुछ गिटार तार नहीं है, कुछ गिटार तार नहीं है, कुछ नहीं का पूरा नहीं है, इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। कोई भी निष्कर्ष मेरा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि दी गई आकृति में वृत्त लड़कों को, वृत्त जो है वो लड़कों यानी बॉय लड़कों को निरूपित करता है। त्रिकोण छात्र यानी ये त्रिकोण जो है वो स्टूडेंट हो गया, और आयत युवाओं का, युवाओं मतलब यंग। तो पूछ रहा है एम किसको निरूपित करता है। अब एम देखिए, एम जो है वो किसके अंदर शामिल है, तो वो त्रिभुज के अंदर शामिल है और वृत्त के अंदर शामिल है। ये जो एम दिया हुआ है ये त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है। इसका मतलब है कि वो विद्यार्थी और वो लड़का क्या है, विद्यार्थी है, ठीक है। उन छात्रों को जो लड़का और युवा है, पहला गलत है, यानी ये छात्र हो गया और ये लड़का हो गया, ये दोनों होना चाहिए।
उन छात्रों को जो लड़के हैं लेकिन युवा नहीं है। बिल्कुल सही है, ये युवा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में वृत्त क्या है? नर्तकों का। अब यहाँ पर वृत्त हो गया, तो वृत्त नर्तकों, एन फॉर नर्तकों को निरूपित करता है। त्रिभुज अभिनेताओं को निरूपित करता है, तो त्रिभुज अभिनेता को, और वर्ग जो है वो गायक को, तो जी फॉर गायक। एन से नर्तक, ए से अभिनेता, जी से गायक। तो पूछ रहा है टी किसे निरूपित करता है? तो टी हमारा यहाँ पर है, ठीक है, टी हमारा यहाँ पर है। तो टी को गौर से देखिए कि वो किस डायग्राम के अंदर आ रहा है। तो वो एक हमारा सर्किल यानी नर्तक हो गया, एक हमारे वर्ग यानी गायक है। मतलब कहने का मतलब वो नर्तक के साथ साथ गायक भी होना चाहिए। तो उन नर्तकों को जो गायक है लेकिन अभिनेता नहीं है, बिल्कुल हमारा सही है, क्योंकि नर्तक भी है, गायक भी है, लेकिन अभिनेता नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित वेन रेखा चित्र का चयन करें। आपको जूता दिया हुआ है, घास दिया हुआ है, मोबाइल दिया हुआ। क्या ये तीनों का संबंध किसी से है? वेन डायग्राम का मतलब किसी न किसी से कोई संबंध होता है तब वो एक दूसरे को टच में आता है, नहीं संबंध है तो बिल्कुल कि बिल्कुल वो अलग रहेगा। जूते का संबंध ना तो घास से, घास का संबंध ना तो मोबाइल से, मोबाइल का संबंध ना तो जूते से। इसका मतलब है कि तीनों क्या है? बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित समूहों के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें। ये कपड़ा है, ये शर्ट है, ये ताला है। तो कहने का मतलब जितना भी शर्ट होगा वो सब के सब क्या होता है? कपड़ा ही होता है। इसका मतलब है कि वो कपड़ा के अंदर, के फॉर कपड़ा हो गया, एस फॉर शर्ट हो गया, और ताला तो बिल्कुल अलग है, ताला बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से मिलाइए कि दो सर्किल एक बाहर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, यदि लेस देन दर्शाता है माइनस, ग्रेटर देन दर्शाता है प्लस, बराबर दर्शाता है गुना, और एट द रेट दर्शाता है भागा, तो आपको ये बताना है, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है 27 ग्रेटर देन 81 एट द रेट 9 लेस देन 6। तो ये 27 का 27 हो गया। ग्रेटर देन क्या दर्शाता है? ग्रेटर देन दर्शाता है प्लस का, और एट द रेट दर्शाता है भागा का, और लेस देन दर्शाता है माइनस का। तो सबसे पहले भागा, 9 में 9 से भाग 81 देंगे, तो ये 9, और 9 में से 6 हो जाएगा, बचेगा 3, और ये 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, यदि अल्फा का अर्थ भागा है, बीटा का अर्थ गुना है, गामा का अर्थ माइनस है, ओमेगा का अर्थ प्लस है, तो मान क्या होगा? जैसे आपको दिया हुआ है 8 अल्फा 6 गामा 4 बीटा 7, ये ओमेगा है, ओमेगा 3। तो ये 8 का 8 हो गया। अल्फा का अर्थ क्या है? भागा है, और गामा का अर्थ क्या है? माइनस है, और बीटा का अर्थ क्या है? गुना है, और ओमेगा का अर्थ क्या है? प्लस है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो पहले यहाँ पे भाग देना 8 में 6 से, तो ये आपका तो 8/6 रहेगा, कटेगा नहीं। माइनस 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28 होगा, प्लस 3 हो जाएगा। और फिर 28 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -25, ठीक है, -25 आपका बच जाएगा। अब इसके नीचे एक एलसीएम निकालते हैं, तो ये 6 का 6 हो गया। उसके बाद ये 8 - 25 का 150 में से 8 घटाएंगे तो
42 बचेगा और डिवाइड बाई 6, 2 से काटेंगे तो 3 बार में 2 से काटेंगे तो 7 और 1, ये बड़ा है तो माइनस, यानी 71/3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, अरुण पूरब की ओर 100 मीटर चलता है और उसके बाद अपनी दाईं ओर 80 मीटर चलता है, फिर हर बार अपनी बाईं ओर मुड़ते हुए वह क्रमशः 50, 150 और 150 मीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है? मैं आपको बता दूं कि ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट और ये ईस्ट होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक बिंदु ले लेता हूँ, इनिशियल बिंदु। तो बोला कि अरुण पूरब की ओर, तो ये पूरब की ओर इस तरह से जाएगा। ठीक है, पूरब की ओर ऐसे गया, कितना गया 100 मीटर। 100 मीटर पूरब की ओर जाने के बाद उसके बाद अपनी दाईं ओर, तो इसका दाईं ओर जो है वो नीचे आ जाएगा 80 मीटर। फिर हर बार वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, तो इस बार 3 बार वो है बाईं ओर मुड़ता है। तो बाईं ओर अब इसको यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये 50 मीटर हो गया। उसके बाद 150 गया है तो 150 इसको बाईं ओर कर देते हैं। उसके बाद वो फिर से 150 गया है। ठीक है, तो 150 फिर वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 50 है, तो टोटल ये हमारा 150 हो गया। तो पूछ रहा प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो पहले वो यहाँ था, यानी करने का मतलब पहले वो यहाँ था, अभी वो यहाँ है, तो कौन सी दिशा में है? तो ये हो गया हमारा उत्तर दिशा में। अब दूरी बताना आपको, यहाँ से यहाँ दूरी कितना है। तो यहाँ से देखिए दूरी आपको कहने का मतलब है ये टोटल आपको 150 है, तो 150 में से यहाँ तक कितना है 80 है। तो अगर 80 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 70, तो 70 मीटर उत्तर में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, आनंद अपने घर से, ये भी डायरेक्शन वाले प्रश्न है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो इसमें हम एक इनिशियल पॉइंट ले लिए। क्वेश्चन में पढ़ा हुआ, आनंद अपने घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर, पश्चिम इधर है तो पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है और दक्षिण की ओर मुड़कर दक्षिण की ओर नीचे है तो ये 4 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पश्चिम की ओर, पश्चिम कहने का मतलब इधर आ गया 1.5 किलोमीटर चलता है। अब वह उसके घर से उसकी दूरी क्या है और उसका घर जो है किस दिशा में है। यानी ये डायग्राम हमारा इस तरह से बना हुआ, ये 6 है, ये 4 है और ये 1.5 है। तो वो पहले कहाँ पर था? यहाँ पर था, अभी वो यहाँ पर है। तो पूछ रहा है वो किस दिशा में, यानी इधर में। ठीक है, तो दूरी बताना है आपको। तो दूरी निकालने के लिए आपको इसमें हम इस तरह से मिला देते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से मिला देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, एक हमारा ये समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज कहने का मतलब यहाँ से यहाँ कितना, ये 6 है और ये टोटल कितना है 4 है। तो ये मेरा 4 हो गया और ये पूरा अगर करेंगे तो 6 ये वाला और ये 1.5, तो कितना हो गया 7.5 हो गया। तो मेरा डायग्राम कैसा बना, इस प्रकार से डायग्राम बन गया। ये 4 हो गया और ये 7.5 हो गया। तब हमको ये दूरी हमको बताना है कि आपको कितना दूरी है। तो ये हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार और ये कर्ण होता है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये आधार का स्क्वायर करेंगे चर्चों के और फिर इसका करेंगे 7.5 का स्क्वायर, तो चर्चों के 16 प्लस 75 का स्क्वायर करेंगे तो 25 है और 7 का 42, यानी 46.25 आ जा रहा है मेरा। ये 16 का 16 प्लस 42.25 है। ये दोनों को हम वर्गमूल के अंदर रखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 25 का 25 रहेगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, 4 आएगा 5 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए ये 25 का वर्गमूल 5 हो गया, पॉइंट ये 58 है। तो 58 ये किसके नज़दीक हो सकता है, 7 के नज़दीक है। ठीक है, तो ये हम 7.5 कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर अनुपस्थित अंक ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि ये कैसे आया है। अगर हम 815 ये हमको जो दिया हुआ है इसको हम एक जगह अगर लिख देते हैं, जैसे ये 8 है, 8 में से अगर हम 3 घटा के देखते हैं तो कितना रहा 5, तो 5 लिख दिया। 6 में से 1 घटाया तो कितना आया 5, 5 लिख दिया। 5 में से 4 गया 1, यानी हमको अभी मिल जा रहा है। जो बड़ा होगा उसमें से घटा के लिख रहे हैं। उसी प्रकार से 7 में से 5 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 246। इसका मतलब यही हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे घटाएंगे। 8 में से 2 जाएगा 6, 6 में से 4 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 2, 622, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। ये आपको बताना है कि ये 2 का संबंध जो है, 2 का संबंध किससे है 12 से है। तो आपको बताना है कि 3 का संबंध किससे है। ठीक है, इसको आप किस तरीक़ा से बना सकते हैं। तो इसको हम अगर देखा जाए 2 में 6 से गुना करते हैं तो 6 दूनी 12, तो 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18। ऑप्शन में 18 है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं कि 2 का क्यूब करते हैं। ठीक है, अब प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं। तो 2 का क्यूब होता है 8 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 12। यानी एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम 3 का क्यूब करते हैं अब प्लस 3 का स्क्वायर करते हैं तो 27 हो जाएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा। 9 7 16, 2 1 3, 36 आ गया। कहने का मतलब एक बार इस नंबर का क्यूब किए हैं, एक बार स्क्वायर किए हैं। उसी प्रकार से एक बार 3 का हम क्यूब किए और एक बार स्क्वायर करके जोड़ दिए तो 36 आ गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अब अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों का ये वीडियो और सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग डेली प्रतिदिन यदि आप लोग मेरे चैनल पर बने रहते हैं तो आप लोग डेली टॉप 20 क्वेश्चन से 20 कॉन्सेप्ट को आसानी से सीख जाएंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो मैं क्वेश्चन को बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 20, रिक्त स्थानों पर सही संख्या भरना है। जैसे यहाँ पर मेरा खाली है, ये 9 है, ये 25 है, ये 49 है, उसके बाद 121 है और उसके बाद 169 है। देखने से हमको पता चल रहा है कि सभी के सभी क्या है स्क्वायर है। तो ये 3 है, ये 5 है, ये 7 का है, ये 11 का है और ये 13 का है। ठीक है, अब जितना भी नंबर मैंने लिखा है वो सभी के सभी क्या है अभाज्य संख्या, क्योंकि ये कंटिन्यू नंबर है नहीं। इसका मतलब कि अभाज्य संख्या कंटिन्यू है। तो 3 के पहले अभाज्य संख्या 2 आता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। ये सभी हमारा अभाज्य संख्या, 2 का स्क्वायर 4। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से मेरे वीडियो पर लगातार बने रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।